गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 4 में हम लोग दो विश्व युद्धों के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इसमें पिछली कक्षा में हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख घटनाएं और कारणों का अध्ययन किया था। अब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी में हुई, जो कि 1945 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के महज 2 दशक बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और यह विश्व युद्ध जितना प्रलयंकारी था, इसके परिणाम उतना ही विनाशकारी सिद्ध हुए। हालांकि इसके कुछ परिणाम सकारात्मक भी रहे, जैसे वैज्ञानिक प्रगति, जैसे कि पेनिसिलिन की खोज, रेडार की खोज, संक्रामक बीमारियों से के लिए वैक्सीन, टीके इत्यादि की खोज, ऐसे परिणाम रहे इसके, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इत्यादि, जिसने विश्व इतिहास की दिशा को बदल दिया और एक नई दुनिया को बढ़ने और विकसित होने का मौका दिया। आइए हम लोग इसके प्रमुख परिणामों की चर्चा करें। छात्रों, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसके परिणामों को सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक इत्यादि भागों में विभाजित करके स्मरण में रख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। इसके प्रमुख परिणाम, सबसे पहला इसका परिणाम जो है वो है भीषण जनसंहार। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप काफी संख्या में लोग मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि 70 देशों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें 7 करोड़ सैनिक मारे गए थे। मरने वाले में सैनिकों के अलावे जनसाधारण भी काफी संख्या में थे और घायलों की तो गिनती भी नहीं की जा सकती है। इस तरह से देखते हैं कि भीषण जनसंहार द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। इसका अगला परिणाम आर्थिक क्षति है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व की अर्थव्यवस्था का 4th भाग खर्च हो रहा था, जिसके कारण से आर्थिक मंदी भी आई थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में काफी धन की हानि हुई थी, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम साबित हुआ। इसका तीसरा परिणाम उपनिवेशवाद का अंत है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व युद्ध आरंभ होने का एक प्रमुख कारण उपनिवेशवाद की लालसा थी। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड इत्यादि देश अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार करना चाहते थे, जो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा युद्ध का कारण बना। किंतु युद्ध के परिणाम में हम देखते हैं कि ये उपनिवेशवादी अब उपनिवेशवाद की लालसा छोड़ दिए और इनकी उपनिवेशित नीतियां बंद हो गई। इसके आगे हम देखते हैं कि फासीवादी शक्तियों का अंत इसका अगला पॉइंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हिटलर, मुसोलिनी इत्यादि की लोकप्रियता कम गई, उन लोगों का ह्रास हो गया। जापान पे अमेरिका द्वारा बम वर्षा करने के कारण नागासाकी और हिरोशिमा, उसके प्रमुख शहर, ध्वस्त हो गए। इस तरह से जापान की भी का मनोबल भी पूरी तरह से टूट गया। इस तरह से हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप फासीवादी शक्तियों का अंत हो गया। अमेरिका और सोवियत रूस की शक्ति में वृद्धि इसका अगला पॉइंट है।
द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका और सोवियत रूस एक प्रमुख शक्तिशाली देश बनकर उभरा। युद्ध के दौरान विश्व के कई देश पूरी तरह से चरमरा गए थे, उनकी अर्थव्यवस्था छत बिछत हो गई थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने ट्रूमैन घोषणा के द्वारा उन्हें आर्थिक मदद देने की घोषणा किया। साथ ही मार्शल प्लान के द्वारा उन क्षतिग्रस्त जिन देशों की अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई थी उन्हें आर्थिक मदद किया। कृषि स्थापित करने में, उद्योग धंधे स्थापित करने में उन्होंने मदद किया। इससे विश्व पटल पे अमेरिका का फॉलोअर ज़्यादा बनने लगे और विश्व पटल पे अमेरिका एक प्रभुत्वशाली देश बनकर उभरा। कुछ ऐसी ही स्थिति रूस की भी रही। इसका अगला पॉइंट है इंग्लैंड के प्रभुत्व में कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इंग्लैंड विश्व का एक प्रमुख और सबसे शक्तिशाली उपनिवेशिक राज्य था। इसका उपनिवेश सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा उपनिवेश इंग्लैंड का था। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की असली छवि, जो नृशंस और शोषणकारी छवि विश्व के सामने आ गई। दूसरी ओर इंग्लैंड आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी कमजोर हो गया था, जिसके कारण से इसे अपने उपनिवेशों पे कब्जा कर पाना या उसे आधिपत्य में रख पाना मुश्किल था। ये कारण थे कि इंग्लैंड के प्रभुत्व में कमी आई। आगे हम देखते हैं कि इसका अगला पॉइंट साम्यवादी विचारों का उदय था। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप साम्यवादी विचार का उदय हुआ। इसके प्रेरक सोवियत संघ रूस को माना जाता है। उन्होंने इस साम्यवादी विचारधारा का प्रसार किया, जो कि कई यूरोपीय देशों के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों में भी कुछ देशों ने, जैसे चीन ने, इसे माना और इसके फॉलोअर बने। इसका दूसरा पॉइंट है उपनिवेशी राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो उपनिवेश थे, विभिन्न राष्ट्रों के जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। जैसे यदि भारत की बात करें तो भारत में भी उस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तीव्र गति ले लिया और 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद भी हुआ, इंग्लैंड को आज़ाद करना पड़ा। उसी प्रकार से इंग्लैंड के अन्य देश भी जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि आज़ाद हुए। वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हुआ, उन्हें प्रेरणा मिली द्वितीय विश्व युद्ध से। दूसरी तरफ फ्रांस में भी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि देशों को आज़ाद करना पड़ा। तो ऐसे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के विभिन्न उपनिवेशों में आज़ादी की लहर दौड़ी। इसका अगला परिणाम है विश्व का विभाजन दो गुटों में। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व दो अलग अलग विचारधाराओं में बट गया था, एक साम्यवादी और दूसरा पूंजीवादी। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और इसके समर्थन में इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि देश आए, जबकि दूसरे गुट का अर्थात साम्यवादी विचारधारा का समर्थन सोवियत संघ रूस कर रहा था। इसके भी समर्थन में कई देश आए। विश्व दो अलग अलग गुटों में बट गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। इस विभाजन के कारण विश्व में एक युद्ध की गति बनी, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध या कोल्ड वार की उत्पत्ति हुई, जो 1945 ईस्वी से 1991 ईस्वी 1991 तक चला। शीत युद्ध क्या होता है, पहले हम लोग ये जानें। शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध तो नहीं होता, लेकिन वैचारिक मतभेद और तनाव की ऐसी स्थिति बनी रहती है कि लगता है कि कभी भी
युद्ध हो सकता है। और ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप। आगे हम लोग देखते हैं कि गुटनिरपेक्षवाद का उदय, जहां इसका अगला पॉइंट है गुटनिरपेक्षवाद का उदय। छात्रों, जहां हम लोग ये देख रहे हैं कि विश्व दो भागों में बट गया है, साम्यवादी और पूंजीवादी, वहीं एक तीसरी शक्ति का भी उदय होता है, तीसरी विचारधारा का उदय होता है, जिसे कहते हैं गुटनिरपेक्षवादी विचारधारा। गुटनिरपेक्ष विचारधारा का मतलब होता है ये ऐसे विचारधारा होती है जो किसी दल विशेष का, किसी गुट विशेष का समर्थन नहीं करती। यह ना पूंजीवादी गुट में शामिल है ना साम्यवादी गुट में। जैसे भारत उस समय एक तीसरी शक्ति बनकर उभरी जो कि किसी दल विशेष का समर्थन नहीं करती, यह स्वतंत्र विचार रखती है। ये एक इसका महत्वपूर्ण परिणाम था। आगे हम लोग देखें कि जर्मनी का विघटन, इसका अगला पॉइंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी को पूरी तरह से विघटित कर दिया गया था। जर्मनी दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, और इस विभाजन के लिए बर्लिन की दीवार लगा दी गई थी। पूर्वी जर्मनी को पर सोवियत संघ का प्रभुत्व था, जबकि पश्चिमी जर्मनी फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देशों के कब्जे में दे दिया गया था। इस तरह से जर्मनी का विघटन इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है। हालांकि वर्तमान समय में बर्लिन की दीवार टूट गई है और जर्मनी का एकीकरण हो गया है। आगे हम लोग देखें कि वैज्ञानिक प्रगति द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम और सकारात्मक परिणाम वैज्ञानिक प्रगति के रूप में देखते हैं। हालांकि वैज्ञानिक प्रगति भी कुछ विनाशकारी प्रगति थी, जबकि कुछ वैज्ञानिक आविष्कार जो थे वो संगठनकारी थे, सृजनात्मक थे। जैसे रबड़ का आविष्कार, पेंसिलिन की बहुतायत मात्रा में अमेरिका बहुतायत मात्रा में पेंसिलिन बनाना शुरू कर दिए। युद्ध के बाद काफ़ी तेजी से महामारी फैली, उसके इलाज के लिए वैक्सीन और दवाइयाँ बनाई गई जो कि हमारे लिए आज भी वरदान साबित हो रही है। इसी तरीके से जेट विमान, बम वर्षक विमान और परमाणु बम, रेडार इत्यादि का भी खोज किया गया। ये वैज्ञानिक प्रगति जो है हालांकि विध्वंसकारी है, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ये भी चर्चे में आई। इसका अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणामों में से है। द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति 1945 ईस्वी में हुई तो विश्व के विभिन्न देशों ने यह निश्चय किया कि कोई ऐसी बड़ी संगठन या शक्ति होनी चाहिए जो आगामी इस तरह के बड़े युद्धों को रोके। इसी उद्देश्य से 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करना, साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति जिन देशों की क्षतिग्रस्त हो गई है उसमें एक अर्थव्यवस्था स्थापित करना, और जो राष्ट्र क्षतिग्रस्त है उन्हें एक संरक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में के लिए प्रयासरत है और आज भी इसका बहुत अच्छा परिणाम देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। इस तरह से छात्रों हम लोगों ने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के कई परिणाम हुए, महत्वपूर्ण परिणामों की हम लोगों ने चर्चा किया। अगली क्लास में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।